हेलो एस्पिरेंट, क्या आप जानते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया से क्या छीना, या फिर वो कौन सा ब्रिटिशर्स का एक्ट है जिसकी पकड़ आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे मजबूती से बनी हुई है, या जिसका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बड़े हिस्से पे है। नहीं ना, क्योंकि हम कभी इस तरीके से इंडियन पॉलिटी को समझते नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हद अकेडमी पे आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसी तरह के अलग पर्सपेक्टिव के साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कुछ क्वेश्चंस के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 which of the following subjects was considered as reserved subjects? Second question, the government of India Act 1935 divided powers into three lists. Who was given the residuary powers? की residuary powers किसके पास था? थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट व्हाट हैपेंड टू द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया? यानी कि 1947 के एक्ट में एम्परर ऑफ इंडिया ये जो टाइटल था इसका क्या हुआ? Which act first introduced bicameralism and direct elections at the center in India? किस कानून के द्वारा बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन सेंटर में लाए गए थे? और लास्ट क्वेश्चन है, the 1935 Act provided for the establishment of which major financial institution to control currency and credit? यानी कि 1935 के एक्ट में ऐसी कौन सी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की गई थी जिसका काम ये था कि इंडिया के अंदर करेंसी और क्रेडिट को मैनेज करना? तो ये 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको बीच बीच में लेक्चर के मिलेंगे, और एंड में जाते जाते आप इसके आंसर्स देते जाएंगे। तो अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो जैसे कि 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से लेकर के 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो पहला हमारा लैंडमार्क जो एक एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया में वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से हम जिसको जानते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ये एक्ट जिस पार्श्वभूमि में आया उसको समझिए कि अब तक गांधी जी आ गए थे और इंडिया काफी अनस्टेबल हो चुका था, बड़े बड़े मास प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। तो 1917 में ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि वो इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, और इसके आगे वो इसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो ये जो एक्ट था ये उन्हीं प्रयासों में से एक था जिसका ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अब इसके अंदर क्या प्रोविजंस थे जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि एक्ट उस दिशा में काम करेगा? तो पहला इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि जो इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन था वो बढ़ा दिया गया गवर्नेंस के अंदर, जिसमें पहली बॉडी थी और जो सुप्रीम मेजर बॉडी थी वो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय, जो कि गवर्नर जनरल भी था। तो जो उसकी काउंसिल में 6 मेंबर्स थे उसमें से अब 3 मेंबर्स इंडियन होने वाले थे, लेकिन जो कमांडर इन चीफ था वो अब भी गोरे लोगों में से ही कोई होने वाला था, यानी कि वो ब्रिटिशर्स ही होने वाला था। मतलब आपको डिस्कशन डिबेट की परमिशन तो दी गई, लेकिन अब भी जो सुप्रीम पावर है वो ब्रिटिशर्स के पास रहने वाली थी। सेकेंड चीज हुई, जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे जो कि सिर्फ मुस्लिम्स को दिए गए थे वो अब एक्सपेंड कर दिए गए, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों को भी अब जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है वो दिए गए। यानी कि देखिए, एक तरफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला और ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। या फिर इसको आप इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि सोसाइटी के हर एक हिस्से को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम पे सबको डिवाइड किया जा रहा है डीपली। सेकेंड चीज, डायरेक्ट इलेक्शन इसके द्वारा आए जो कि थे लिमिटेड फ्रेंचाइजीज पे बेस्ड। इसके पैरामीटर्स थे टैक्स, प्रॉपर्टी या फिर एजुकेशन, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन दिए गए लोगों को इन बेसिस पे। तो ये थे। उसके बाद में एक बड़ा चेंज आया गवर्नेंस के अंदर, डायरकी लाई गई। डायरकी का क्या मतलब होता है? डबल रोल, यानी कि एक ही लेवल पे दो गवर्नमेंट काम करेंगी। अब ये बाइकैमरलिज्म से अलग है। बाइकैमरलिज्म में एक ही गवर्नमेंट होते हैं और दो हाउस होते हैं। डायरकी में दो अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे वॉइस रॉय अपनी एक गवर्नमेंट चलाएगा, उसके पास कुछ सब्जेक्ट रहेंगे और उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब कुछ वो करेगा। और जो काउंसिल है या जो हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा आज के टाइम में जैसे, उनके पास अपने कुछ सब्जेक्ट है और वो अपनी एक अलग गवर्नमेंट चलाएंगे। तो इस तरह से दो अथॉरिटीज जब अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज कॉल्ड डायरकी। तो ये डायरकी आई। अब जब डायरकी आती है तो इसमें दो लिस्ट बनानी पड़ती है, एक लिस्ट एक गवर्नमेंट के लिए, दूसरी लिस्ट दूसरी गवर्नमेंट के लिए। तो जो लिस्ट
यहाँ पे वॉइसरॉय को दी जानी थी उसको। तो ये तो थे रिजर्व सब्जेक्ट जो कि गवर्नर के पास होने थे। इसके बाद में एक ट्रांसफर सब्जेक्ट की लिस्ट थी जो कि काउंसिल को या पार्लियामेंट को दी जानी थी, जिसमें था एजुकेशन, हेल्थ, यानी कि जो भी बेसिक बेसिक चीज़ों की लिस्ट है, जो भी बेसिक बेसिक काम है सोसाइटी से रिलेटेड, वो सब इंडियंस के हाथ में जाने थे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या एक्चुअल गवर्नेंस से रिलेटेड काम थे, वो सारे अभी वॉइस रॉय के हाथ में थे, यानी कि वो अभी ब्रिटिशर्स के हाथ में थे। अब स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस हुए, बाइकैमरलिज्म आया, अपर हाउस और लोअर हाउस, जहाँ से जो डायरेक्ट इलेक्शंस आया। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन से हमको रिप्रेजेंटेटिव भेजने थे वो अपर हाउस एंड लोअर हाउस में भेजने थे। तो ये एक चीज हुई। सेकेंड चीज, कुछ इंस्टीट्यूशन इसमें नए बने, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन बना जो किसी ब्रिटिशर्स के लिए अलाउड था। उसके बाद में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना, देन सेपरेट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट। तो ये जो अलग अलग बजट जो कि आज भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, सेंट्रल यानी कि भारत सरकार अपना एक अलग बजट बनाती है, और जो भी स्टेट है, मान ली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट है वो अपना एक बजट अलग बनाते हैं। सो ये वाला जो प्रोविजन है वो 1919 के एक्ट में स्टार्ट हो गया। और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो यूपीएससी है वो भी इसी एक्ट से स्टार्ट हुआ था। इस एक्ट के बाद जब इसको लाया गया तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, वो कितनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी और इंडियन लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये देखने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, उनको इंडिया भेजा कि जाओ तुम देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो सर जॉन साइमन इसके हेड थे कमीशन के। इसमें बाकी सब जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। तो ये लोग आए 1927 में और इनको 2 साल की वो करनी थी, जांच करनी थी। और 1929 में इन्होंने रिपोर्ट भेजी। लेकिन उससे पहले जब ये 1927 में आए तो इनको इंडियन लोगों ने बाइकआउट किया। इंडियन इनका बाइकआउट किया ये बोलकर कि तुम इंडियंस की कंडीशंस की स्टडी करने वाले हो और तुम्हारी कमेटी में एक भी इंडियन नहीं है। तो जब तुम इंडियन लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते तो तुम हमारे बारे में बात भी मत करो। अगर तुम हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे तो हम इस कमीशन का बाइकआउट करते हैं। बाय द वे फिर भी कमीशन काम करता रहा और 2 साल बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने डायग्राफी को अबोल्यूशन करना और फेडरल सिस्टम बनाने जैसी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। और साइमन कमीशन फेल होने के बाद में गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बनाई और उसके बाद एक व्हाइट पेपर निकाला था। इसके बाद में साइमन कमीशन के बाद आया कम्युनल अवार्ड 1932 में, जिसको कि जो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे फ्रांसिस मैकडोनल्ड, उन्होंने इसको लाया था, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस की अब नई बात की। यानी कि पहले सिर्फ रिलीजन के आधार पर जो थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स बांटे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये ट्राई किया कि एक ही रिलीजन के अंदर अब कास्ट के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। यानी कि जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी थी उसको और डिपेंड करने की एक कोशिश थी, जिसको गांधी जी ने अंडरस्टैंड किया और वो पूरा जेल के अंदर थे। फिर उन्होंने फास्ट एंड डेथ का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अंबेडकर जी और दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें ये नतीजा निकला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बजाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए दी जाएंगी, ताकि उनका पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ सके और वो पॉलिटिक्स की जो मेजर फ्लो है, मेन धारा है, उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जा सके। तो ये था हमारा 1919 का एक्ट, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, साइमन कमीशन एक्ट, कम्युनल अवार्ड। इसके बाद में आया 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हम 2 पार्ट्स में समझते हैं। तो पहला पार्ट, इसकी कुछ डिटेलिंग्स देख लेते हैं। तो पहले तो एक मैसिव डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे, यानी कि लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जितना बड़ा ये डॉक्यूमेंट था। अब इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए, जैसे कि फेडरल स्कीम जो कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड की थी उसको कुछ कुछ चेंज करके लगा दिया गया। इसमें क्या था कि जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट थे इनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट्स। अब जैसे हमने देखा कि डायरेक्टली में जब डबल गवर्नमेंट थी तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स वाली 2 लिस्ट बनी थी। यहाँ पे 3 लिस्ट बनी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। फेडरल लिस्ट 59 सब्जेक्ट जिसमें फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट 54 सब्जेक्ट जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बनाएंगे। और जो रेसिडुअरी पावर्स थे वो वॉइसरॉय को दिए गए थे। रेसिडुअरी पावर्स यानी कि जब कोई ऐसा नया सब्जेक्ट जो कि इन लिस्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट है और उस पर अगर कुछ कानून बनाना है तो वो सेंटर से कानून बनेगा या फिर वॉइसरॉय उस पर
कानून बनाया, यानी कि ब्रिटिश लोगों का उस पर कंप्लीट कंट्रोल रहने वाला था। तो ये कुछ मेजर चीजें इसके अंदर है शुरुआत में। उसके बाद में जब फेडरल हम बनाते हैं सिस्टम को, तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना फेडरल गवर्नमेंट का इस वर्ड का ही कोई मीनिंग नहीं बचता। तो इन्होंने क्या किया कि जो डायर की थी डबल रूल था उसको खत्म किया, जो गवर्नर की पावर थी उसको कम किया, और गवर्नर को ये बोला कि अब जो मिनिस्टर्स है वो जो तुमको सजेशंस देंगे तुमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, यानी कि तुम अब अपनी अलग गवर्नमेंट नहीं चला सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो हाउसेस है यहाँ पे जो कानून डिबेट डिस्कशन होके बनेंगे वो तुमको मानने पड़ेंगे, और सारे सब्जेक्ट पे अब काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही डिस्कशन करेंगे, और सारे पावर्स उन्हीं के पास रहेगा, और गवर्नर अब एक सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा। तो वो जो प्रथा है कि आज इंडिया में हम गवर्नर को या प्रेसिडेंट को जो रबर स्टैम्प बोलते हैं, तो ये 1935 के एक्ट से शुरू हो गया था। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो कुछ काम हुआ। बाइकैमरलिज्म आ गया, जो सेंटर में आया था 1919 के एक्ट में, वो अब प्रोविंशियल लेवल पे भी आ गया, जिसमें से 6 आउट ऑफ 11 स्टेट में 2 हाउसेस दिए गए, तो जिसमें से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो ये 3 तो मैंने लिख दिए हैं, बाकी इनके अलावा कौन से 3 हैं वो आप नीचे मेंशन करते जाइए। ओके, सो बाइकैमरलिज्म आया जिससे कि प्रोविंसेस की और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी, उनकी और ज्यादा पावर बढ़ी, उनमें और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। नेक्स्ट चीज, जो सेफ गार्ड्स थे एससीज, वुमेन्स और लेबर्स के लिए, वो बढ़ाए गए, उनको रिजर्वेशन दिया गया असेंबलीज में, जॉब्स में और सब जगह पर। और एक मेजर टेरिटोरियल चेंज हुआ कि जो बर्मा देश है, जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, वो पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो उसको अब इंडिया से अलग करके एक बर्मा नया डोमेन बना दिया गया, उसको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी अब इंडिया से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट चीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस इसमें बने। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन था कि इंडिया की करेंसी को, क्रेडिट को और डेप्थ को और पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करना रिजर्व बैंक का काम था। पहले जो एक्ट में, इससे पहले हमने देखा 1919 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, वो अब सिर्फ फेडरल के लिए नहीं बल्कि प्रोविंसेस के लिए और ज्वाइंट भी, यानी कि 2 प्रोविंसेस मिलके भी अपना कमीशन बना सकते हैं। तो फेडरल के लिए कमीशन 1919 में बन गया था, प्रोविंसेस और ज्वाइंट कमीशन 1935 के एक्ट में बना। और फेडरल कोर्ट, यानी कि आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो फेडरल कोर्ट उस टाइम उसको बोला जाता था 1937 में बनेगा, ऐसी प्रोविजन 35 के एक्ट में की गई थी। ओके, ये 2 अलग चीज है, 35 के एक्ट में प्रोविजन की गई और एक्चुअल कोर्ट 1937 में बना, तो ये डिफरेंस याद रखिए। तो ये थी 1935 के एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए इंडिया में, अनस्टेबिलिटी बढ़ी, प्रोटेस्ट हुए, साइमन को बैक, दांडी यात्रा, और इन सब की वजह से फाइनली ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि अब दिस इज द टाइम टू लीव इंडिया, और उन्होंने लेके आए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, भैया अब हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनको एक प्रॉब्लम थी कि इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे। तो अब इस सोल्यूशन को छोड़े बिना ब्रिटिशर्स इंडिया से जा नहीं सकते थे, उनको इस पे कुछ सोल्यूशन ही करना था। तो फिर आया माउंटबेटन प्लान, जिसके अंदर पार्टीशन की बात की गई, और माउंटबेटन प्लान इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, इनकी मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और फिर इसी डिवाइडेशन वाली और पार्टीशन वाली बात के साथ इंडिया को फ्रीडम मिलनी थी और इंडिया फ्री हो गया। तो इस एक्ट की जो कोर प्रोविजंस थी, जिसमें पहली प्रोविजन ऑफ कोर्स 15 अगस्त की बाद से ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो गया, जिसका मतलब था कि 2 अलग अलग इंडिया और पाकिस्तान नाम के डोमेन बने, 2 अलग अलग कंट्रीज बनी। अब जब ब्रिटिशर्स का रूल ही खत्म हो गया है, तो वॉइस रॉय का ऑफिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, ये भी ऑफकोर्स खत्म होने थे, अबॉलिश हो गए। उसके बाद में सोवरेनिटी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सोवरेनिटी मिल गई कि अब तुमको जो भी करना है तुम वो बनाइए, तुमको जो भी एक्ट अच्छे लगते हैं तुम वो बनाइए। ब्रिटिश क्राउन के पास अब कोई वेटो पावर नहीं है कि जो तुम्हारे एक्ट को चेंज कर सके या तुमको गाइड कर सके। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको अपनी फ्रीडम दी गई कि आप चाहे तो इंडिया का डोमेन ज्वाइन कीजिए, आप चाहे तो पाकिस्तान का डोमेन ज्वाइन कीजिए, या फिर आप अपनी अलग दुकान चलाइए। तो इसके ऊपर भी कितना बवाल उस वक्त देश में हुआ था ये जानते हैं, और फिर कैसे सरदार पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट को मिला करके आज का जो हमारा यूनाइटेड इंडिया है उसको बनाया था। ये एक अलग हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में थी।
नेक्स्ट चीज, ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, जो गवर्नेंस था ब्रिटिश मोनार्क के पास इंडिया का, वो खत्म हो गया और अब वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आ गया। फिर जब एक हमारा क्वेश्चन था ना कि एम्परर ऑफ इंडिया इस टाइटल का क्या हुआ, तो ये उनको ड्रॉप करना पड़ा, जो कि ब्रिटिश क्राउन थे वो पहले ही लगाते थे उनके साथ कि ब्रिटिश एम्पायर के राजा और इंडिया के राजा, तो वो इंडिया के राजा नहीं रहे। उसके बाद में जो सिविल सर्विसेज में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंटमेंट्स होती थी, वो अब नहीं होनी थी, सारी अपॉइंटमेंट्स अब इंडिया के द्वारा, यानी कि जो सर्विस कमीशन से वो लोग करने वाले थे। और इसका रिजल्ट हुआ ट्रांजिशन टू फुल्ली सोवरेन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि इंडिया अब एक टोटल सोवरेन और एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाला कंट्री बना, जिसका कि अपना एक संविधान होगा, जिसपे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी काम कर रही थी। तो इतने माइलस्टोन थे 1947 से लेके 1990 से लेके 1947 तक, जिसको कवर करने की इस लेक्चर में हमने कोशिश की है। इससे पहले का सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो पहले 2 लेक्चर और ये 3 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर अभी तक आप सीरीज के साथ जुड़े नहीं है तो जुड़ाइए। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, वो उसमें हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि जो हमारा संविधान बन रहा था वो किस तरह से बन रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।